नमस्कार बच्चों, संस्कार एजुकेशन में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई हम पढ़ रहे थे। उसी में पाठ चल रहा था, चैप्टर चल रहा था पांचवा और कोशिका, इसका टॉपिक चल रहा था। कोशिका में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन किया है, कोशिकाएं के बारे में अध्ययन किया है, अंतःपटल जालिका के बारे में अध्ययन किया है, लाइसोसोम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं हम, और प्लास्टिक के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। उसी में आगे बढ़ते हुए हम अन्य प्रकार के और कोशिकाएं पाए जाते हैं, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसे कि राइबोसोम है, तारकाएं हैं, विक्तिकाएं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी कोशिका के अंगों में आते हैं। जैसे राइबोसोम, राइबोसोम जो होते हैं कोशिका में बिंदुओं के रूप में संरचना होती है। कोशिका जो होती है, मान लीजिए कोशिका है, उस कोशिका में बिंदुओं के समान संरचना होती है। पूरी कोशिका में ये छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में, कणों के रूप में ये राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अलग अलग प्रकार से ये उपस्थित होते हैं। पहले राइबोसोम की खोज किसने की थी वो देख लेते हैं, और उसको नाम किसने दिया था। तो राइबोसोम की जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था क्लाडे नामक वैज्ञानिक। क्या नाम है? क्लाडे। इस वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी, और राइबोसोम जो नाम दिया था वो पेलेट ने दिया था। खोजकर्ता क्लाडे। तो इस वैज्ञानिक ने तो इसकी खोज की थी क्लाडे ने, और राइबोसोम जो नाम दिया था वो पेलेट ने दिया। किसने दिया था? पेलेट ने। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइबोसोम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो वो क्लाडे। और जो राइबोसोम नाम दिया वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो वो किसने दिया था? पेलेट ने दिया। ध्यान रहेगा। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका होती है, तो उसमें राइबोसोम किस प्रकार से उपस्थित होते हैं, कितनी संख्या में उपस्थित होते हैं वो। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब इसमें जो केंद्रक होता है अस्पष्ट होता है, या विभिन्न प्रकार की कोशिका अस्पष्ट होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब जिसमें केंद्रक स्पष्ट होता है, कोशिका उपस्थित होते हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिका। तो इन दोनों में अलग अलग प्रकार से राइबोसोम उपस्थित होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इस कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। 70S प्रकार के। S का मतलब क्या है? श्वेतवर्ग स्थिरांक होता है, और इसी इकाई के रूप में राइबोसोम को मापा जाता है। तो कितने? 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, उस यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अंतर ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो वो 70S प्रकार के पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में कितने इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो वो 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब राइबोसोम का कार्य क्या होता है? जो कोशिका होती है, तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर भी। कार्य, फंक्शन। तो राइबोसोम जो होता है वह कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करना है, प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। इस कारण से इस अंग को
मतलब राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्रियां भी कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्रियां। इसके द्वारा कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण होता है, संश्लेषण या निर्माण होता है। अतः इसे प्रोटीन की कोशिका की, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्रियां भी कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्रियां। जैसे प्रोटीन की फैक्ट्रियां कहते हैं। तो इसके द्वारा कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, इसलिए इस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्रियों के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्रियां कोशिका के किस अंग को कहा जाता है, तो किस अंग को कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। क्या रहेगी बात? यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। ये राइबोसोम जो होते हैं खुरदरी अंतःपत्रीय जालिका के ऊपर भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ जो केंद्रिका होती है केंद्रिका के अंदर भी पाए जाते हैं। इस कारण से वहाँ पर भी राइबोसोम जो होते हैं क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करते हैं। जहाँ पर भी जिस अंग पर भी ये उपस्थित होंगे वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो ये राइबोसोम है। राइबोसोम की खोज करने वाला वैज्ञानिक क्लाडे और नाम किसने दिया? गैलेडे ने दिया। इसको प्रोटीन की फैक्ट्रियों के नाम से भी जाना जाता है। एक और अंग है कोशिका का तारक काय। तारक काय, जो तारक काय जो होता है केवल मात्र जंतु कोशिकाएं जो होती है, जंतु कोशिका में तारक काय उपस्थित होता है। जो केंद्रक होता है केंद्र के जस्ट ऊपर, जंतु कोशिका में केंद्र के जस्ट ऊपर क्यों एक संरचना पाई जाती है उसको हम तारक काय कहते हैं। और तारक काय में 2 केंद्रक होते हैं जिन्हें तारक केंद्रक कहते हैं। कितने केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक जिन्हें तारक केंद्रक कहते हैं। ये तारक केंद्रक जब कोशिका विभाजन होता है, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन में तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या बनते हैं? तर्कु तंतु बनते हैं। और जैसे तर्कु तंतु बन जाते हैं तो फिर वो अपने ध्रुवों पर तो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों को खींचने का कार्य करते हैं और एक कोशिका को 2 कोशिकाओं में बांटने का कार्य करते हैं। तो तारक केंद्रक क्या करते हैं? तर्कु तंतु बनाते हैं और तर्कु तंतु फिर कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। तारक काय की जो खोज की थी वॉन बेंडेन ने की थी। वॉन बेंडेन ने तारक काय की खोज की थी। मतलब खोजकर्ता कौन रहते हैं? तारक काय के वॉन बेंडेन, वैज्ञानिक ने वॉन बेंडेन ने तारक काय की खोज की थी। और तारक काय केवल मात्र जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। इसमें पाए जाते हैं केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। और जो तारक काय होता है तो उसका कार्य क्या हो सकता है? कार्य क्या हो सकता है? मतलब कोशिका विभाजन हो रहा है तो कोशिका विभाजन के समय
तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। किसमें होगा ये? जंतु कोशिकाओं में। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। नेक्स्ट, जो शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणु में जो पूंछ होती है, तो पूंछ का निर्माण भी किसके माध्यम से होता है? तारकाय के द्वारा होता है। शुक्राणु जो नर में पाए जाते हैं, शुक्राणु के निर्माण के समय पूंछ वाले भाग का निर्माण। तो पूंछ वाले भाग का निर्माण कौन करता है? तो वो तारकाय करता है। जैसे कि शुक्राणु है, शुक्राणु के शेष भाग का निर्माण तो कौन करता है? कोशिकाएं करता है। और यहाँ पे पूंछ होती है, उस पूंछ का निर्माण कौन करता है? तारकाय करता है। ध्यान रहेगी बात। तारकाय में पूंछ का निर्माण कौन करता है? तो वो शुक्राणु में पूंछ का निर्माण कौन करता है? तो वो तारकाय करता है। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं एक प्रकार से प्रोटोजोआ जो संघ है एक प्रकार का, तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं एक प्रकार से जलीय जीव, उनमें कशाभिकाएं और पक्षमाप जो होते हैं, तो उनका निर्माण करने का भी कार्य किसका होता है? तारकाय का होता है। जीवों के अंदर कशाभिका व पक्षमाप का निर्माण, कशाभिका व पक्षमाप का निर्माण करना, ये भी किसके द्वारा होता है? तारकाय के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो तारकाय की खोज किसने की थी? वॉन बेंटले ने की थी। और जो तारकाय होता है क्या मात्र जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। कार्य क्या रहता है? तो कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। शुक्राणु के निर्माण के समय जो पूंछ वाला भाग होता है, तो पूंछ वाले भाग का निर्माण करना। और जीवों के अंदर जो कशाभिकाएं होती है या पक्षमाप होते हैं, तो उनका निर्माण करने का कार्य भी किसका होता है? तारकाय का होता है। रिक्तिका या रसधान्य, रिक्तिका या रसधान्य। तो रिक्तिकाएं क्या होती है या रसधान्य क्या होती है? वेक्यूल्स, इंग्लिश में इनको वेक्यूल्स कह सकते हैं। तो रिक्तिकाएं क्या होती है? रिक्तिकाएं जो होती हैं पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है और जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है। पादप कोशिकाओं में जो इनका आकार होता है, रिक्तिकाओं का आकार होता है, वह बड़ा होता है, लेकिन संख्या में क्या होती है? एक ही होती है।
पादप कोशिका में संख्या में क्या होती है, एक ही होती है और बड़ी होती है। जबकि जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती है वह आकार में तो छोटी होती है लेकिन संख्या में बहुत ज़्यादा होती है। इनकी संख्या जो होती है जंतु कोशिका के अंदर बहुत अधिक होती है। ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब जो पादप कोशिका होती है इसमें रिक्तिकाएं बड़ी और एक होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी व अनेक होती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी व संख्या में एक होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी व अनेक होती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी व संख्या में एक होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी व अनेक होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अंतर पूछा जाता है रिक्तिका के द्वारा भी हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देख सकते हैं, तो उसमें ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। अब रिक्तिकाएं जो होती है या रसदानियां होती है वो अलग अलग प्रकार की हो जाती है। कुछ जल को ग्रहण कर संग्रहित करने का कार्य करती है, कुछ भोजन को संग्रहित करने का कार्य करती है। तो इनमें विभिन्न पदार्थ का संग्रहण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है, तो उन पदार्थों का भी संग्रहण किया जाता है रसदानियों के माध्यम से, और जल को भी संग्रहित किया जाता है। कार्य क्या रहता है? फंक्शन जल को संग्रहित करना, जल का संग्रहण करना, जल का संग्रहण करना। दूसरा खाद्य रसदानियां होती है, खाद्य रिक्तिकाएं होती है, तो वह खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। खाद्य रसदानी के द्वारा खाद्य पदार्थों का संग्रहण व अपघटन करना, संग्रहण व अपघटन करना, यह रिक्तिकाओं के माध्यम से हो जाता है। जैसे कि अमीबा होता है, तो अमीबा में जो भोजन होता है, तो भोजन का अपघटन जो किया जाता है वो रिक्तिका के माध्यम से किया जाता है, खाद्य रसदानियों के माध्यम से किया जाता है। जो अमीबा है, अमीबा के अंदर अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। अब उस एक कोशिकीय जीव में जितनी भी क्रियाएं होती है वो उसी कोशिका के माध्यम से होती है। तो जब इसके पास भोजन आता है बाहर से, अंदर की ओर ग्रहण कर लेता है उस भोजन को, और उस भोजन की चारों मान लीजिए ये भोजन नहीं, इस भोजन की चारों ओर रसदानी हो जाती है, खाद्य रसदानी हो जाती है। उसी खाद्य रसदानी के माध्यम से क्या जाता है? भोजन का अपघटन किया जाता है। इस भोजन को संग्रहित करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। तो किसके माध्यम से होगा? रिक्तिका के माध्यम से होता है। तो ये जल संग्रहित करने का कार्य करती है, और खाद्य रसदानी है तो वो खाद्य पदार्थों का संग्रहण व उनका अपघटन करने का भी कार्य करते हैं।
तो हमने विभिन्न प्रकार के जो कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, उनका हमने अध्ययन किया है, आज पढ़ा है। तो आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर चैप्टर है, इसी चैप्टर में विसरण परासरण के बारे में भी हम जानेंगे। विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है। विसरण क्या होता है और परासरण क्या होता है। दोनों अलग अलग प्रकार की एक प्रकार से क्रियाएं होती हैं जो कोशिका से संबंधित होती है। विसरण और परासरण। तो हम पहले विसरण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। विसरण क्या होता है। विसरण क्या है। तो पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन करना होता है, तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को हमने मान लीजिए यहीं पर अगरबत्ती लगाई है, इस जगह पर हमने अगरबत्ती लगाई है, उसको जलाई है, और जलाने के पश्चात में उसके जो कण हैं अगरबत्ती को जलाने के पश्चात उसके जो कण हैं वो कण क्या हो जाएंगे, फैलेंगे, और फैलने के पश्चात यहाँ पर उसकी सांद्रता अधिक है उस पदार्थ की, जो उसमें गैस है एक प्रकार से, तो उसके जो कण होंगे वो जहाँ पर कम सांद्रता होगी उस तरफ चले जाएंगे, और जाने के पश्चात में उस क्रिया को नाम देता है विसरण कहा जाता है। तो पदार्थ के अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन करना होता है उसी को हम क्या कर सकते हैं, विसरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगरबत्ती जलाई गई है वहाँ उसकी सुगंध उस कोने में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुँच जाती है, वो विसरण की क्रिया के माध्यम से होता है। जो सूक्ष्म जीव भी होते हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो वहाँ पर पाचन की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो या अन्य प्रकार की क्रियाएं होती है, तो किसके माध्यम से होती है, विसरण के माध्यम से होती है। उनमें जो जल भी होता है तो जल भी विसरण की क्रिया के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, या भोजन है या विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, वो विसरण की क्रिया के माध्यम से उनके अंदर एक अंग से दूसरे अंग तक या एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंच जाते हैं। और कोशिका जो होती है उस कोशिका में भी विसरण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट या ऑक्सीजन है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना होता है, तो विसरण की क्रिया के माध्यम से वो होता है। तो विसरण किसे कहते हैं, पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। और विसरण के द्वारा ही कोशिका के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस व O2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और O2 का ऑक्सीजन गैस का परिवहन होता है। विसरण के द्वारा ही कोशिका के भीतर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस होती है उसका परिवहन होने का होता है मतलब। और साथ ही साथ जो भी कोई पदार्थ है उस पदार्थ को भी
एक अंग से कोशिका के अंदर एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना होता है, तो वो भी विसरण की क्रिया के माध्यम से होता है। तो विसरण आप समझ गए, मतलब कोशिका के अंदर क्या पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना है, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और विसरण के माध्यम से CO2 तथा O2 का परिवहन कोशिका के भीतर होता है, या पदार्थों का परिवहन भी विसरण की क्रिया के माध्यम से होता है। अब दूसरा शब्द आता है परासरण। परासरण, तो परासरण किसे कहेंगे, एक और शब्द परासरण। परासरण होता क्या है, परासरण का मतलब क्या है, इसमें क्या होनी चाहिए, अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा कुछ ही पदार्थों का अंदर ग्रहण किया जाता है या बाहर स्रावित किया जाता है, बाहर पहुंचाया जाता है, तो उस झिल्ली को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे कि कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, एक प्रकार से अर्धपारगम्य झिल्ली है, या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली होना आवश्यक है किसके लिए, परासरण के लिए। परासरण होता क्या है प्रकार से, परासरण का मतलब होता है जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए गमन करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और परासरण के कारण से जो दाब उत्पन्न होता है उसको कहते हैं परासरण दाब कहते हैं, या परासरणीय दाब कहते हैं। तो परासरण किसे कहते हैं, जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए गमन करना जल के अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए गमन करना परासरण कहलाता है। और परासरण के कारण से दाब उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं परासरण दाब कहते हैं। तथा इस क्रिया से उत्पन्न दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब कहते हैं। जल के अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए गमन करना परासरण कहलाता है। और इससे उत्पन्न दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अब परासरण दाब के द्वारा ही क्या होता है कि जो कोशिका होती है वो कोशिका सिकुड़ती है या कोशिका आकार में फैल जाती है। तो इस दाब के कारण से होता है, परासरण दाब के कारण से होता है। अब परासरण दाब के आधार पर जो विलयन होते हैं एक प्रकार से, तो विलयन को 3 भागों में बांटा जाता है। कोई सा भी विलयन है उस विलयन को परासरण के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में। अल्प परासरणीय
दाब विलयन, समपराशनीय दाब विलयन और अति पराशनीय दाब विलयन। जैसे कि हम किसी भी कोई भी कोशिका होती है, उस कोशिका को तनु विलयन में हम रखते हैं या सांद्र विलयन में रखते हैं, तो किस प्रकार से उसमें दाब उत्पन्न होता है, पराशनीय दाब उत्पन्न होता है, और किस प्रकार से जो कोशिका होती है वो अपने आकार को चेंज कर लेती है। तो मतलब पराशनीय दाब के आधार पर जो विलयन होता है वो कितने प्रकार का हो जाता है? 3 प्रकार। परासरण दाब के आधार पर विलयन की प्रकार। परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार, तो इसमें हम 3 घटनाएं देखेंगे और 3 प्रकार के विलयन भी हम देखेंगे इसमें। तो एक तो होता है अल्प परासरण दाबी विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन, दूसरा होगा समपरासरणीय दाबी विलयन और थर्ड होगा अति परासरणीय दाबी विलयन। तीनों को हम समझेंगे आज। अल्प परासरण दाबी विलयन किसे कहते हैं? इस प्रकार से, तो जैसे कि कोई भी कोशिका होती है, उस कोशिका में कोशिका को तनु विलयन में हम रखते हैं। जैसे कि जल और शक्कर है, जल और शक्कर का मिश्रण। अब तनु विलयन किसे कहेंगे हम? जिसमें वह विलयन जिसमें जल की मात्रा क्या हो? अधिक हो और शक्कर की मात्रा क्या हो? कम हो। जल की मात्रा तो क्या है? अधिक, और शक्कर की मात्रा कम है, तो उस विलयन में हम कोशिका को रखेंगे। तो उस कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम देखते हैं। तो जब भी किसी भी कोशिका को तनु विलयन में रखा जाता है, तनु विलयन में रखा जाता है जिसमें जल की मात्रा तो अधिक और शक्कर की मात्रा कम है। अब जैसे रखते हैं तो जल होता है, तो जल उस कोशिका के भीतर, उस कोशिका के भीतर प्रवेश करने लग जाता है, और जो कोशिका होती है उस कोशिका के आकार में परिवर्तन हो जाता है। वो कोशिका क्या होती है? फूल जाती है। उसमें जल आ गया और जल आने के पश्चात में वो कोशिका फूल जाती है। तो वहां पर जो दाब लगाया जा रहा है वो कौन सा दाब है? एक प्रकार से अल्प परासरणीय दाब विलयन। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लेट है, इस प्लेट के अंदर हमने क्या कर दिया? कोशिका को रख दिया, और कोशिका को रखने के पश्चात में इसमें विलयन कौन सा है? अल्प परासरणीय विलयन, अल्प परासरणीय अल्प परासरण दाबी विलयन। या तनु विलयन, तनु विलयन मान लीजिए, तनु विलयन है। तनु विलयन है जिसमें जल की मात्रा तो क्या है? अधिक है, और शक्कर की मात्रा क्या है? कम है। तो जैसे रखेंगे इसके अंदर, तो ये जो कोशिका होती है, इस कोशिका में बाहर से जो भी जल में इस प्लेट में भरा हुआ है, वो बाहर से जल कहाँ पर प्रवेश कर जाएगा? कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाएगा, और कोशिका जो है पहले की अपेक्षा खुल जाएगी, उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका आकार। तो यहाँ पर जो दाब लगाया जा रहा है वह कौन सा दाब है? अल्प परासरण दाब है, और ये विलयन कहलाएगा। फिर वो कौन सा विलयन कहलाएगा? अल्प परासरण दाबी विलयन कहलाएगा। तो जब किसी कोशिका को तनु विलयन मतलब क्या हो गया? जल अधिक व शक्कर या नमक भी हो सकता है, शक्कर कम।
मात्रा तो क्या है, अधिक और शक्कर की मात्रा कम है। तो तनु विलयन में रखा जाता है तो जल कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाता है या करने लगता है, जिससे कोशिका फूल जाती है, कोशिका फूल जाती है। जब किसी कोशिका को तनु विलयन में रखा जाता है तो जल कोशिका के भीतर प्रवेश करने लगता है, जिससे कोशिका फूल जाती है। और इस कोशिका फूलने का कारण क्या है, क्योंकि अल्पप्राशन दाब लग रहा है, उस कारण से ये कोशिका जो होती है फूल जाती है। ये मतलब जो कोशिका है उस कोशिका में जो जल है वह बाहर से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यहाँ पर क्या है, कोशिका झिल्ली अनुपात करने के लिए तो जल होता है वो अंदर प्रवेश करने लग जाता है। कब, जब तनु विलयन होगा तब। कोशिका फूल जाती है तो इस विलयन को अल्प परासरणीय अल्पप्राशन दाबी विलयन कहते हैं। अल्पप्राशन दाबी विलयन कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब जब भी कोई कोशिका है उस कोशिका को हम तनु विलयन में रखेंगे तो तनु विलयन में रखने के पश्चात में जो जल है वो बाहर से कहाँ पर प्रवेश कर जाएगा, उस कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवेश कर जाएगा। तो वहां पर जो दाब लगाया जा रहा है तो वो कौन सा है, अल्पप्राशन दाबी विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो एक घटना तो ये है। दूसरी संपराशन दाबी विलयन। संपराशन दाबी विलयन। तो संपराशन दाबी विलयन किसे कहेंगे हम, जब शक्कर या जल दोनों की मात्रा क्या हो, एक समान हो, दोनों की मात्रा बराबर हो, और उस विलयन में हम किसी कोशिका को रख रहे हैं। जब जल तथा शक्कर की मात्रा क्या हो, एक समान हो, और उस विलयन के अंदर हम कोशिका को रख रहे हैं, तो कोशिका के आकार में कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वह जो विलयन होगा वो कौन सा विलयन कहलाएगा, संपराशन दाबी विलयन कहलाएगा। जब कोशिका को जल व शक्कर की समान मात्रा, जब कोशिका को जल व शक्कर की समान मात्रा वाले विलयन में रखा जाता है तो
कोशिका की संरचना में, संरचना या आकार भी कह सकते हैं, संरचना या आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस विलयन को हम क्या कहेंगे? संपरासरण दाबी विलयन। तो इस विलयन को संपरासरण दाबी विलयन कहते हैं। समझ आ गया कि मतलब जब भी कोई कोशिका होती है, उस कोशिका को जल व शक्कर की समान मात्रा वाले विलयन में रखा जाता है, डाला जाता है। तो कोशिका की जो संरचना है या आकार है में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न तो जल अंदर जाएगा नहीं बाहर आएगा। तो इस विलयन को हम क्या कहते हैं? संपरासरण दाबी विलयन कहते हैं। तो उस कोशिका में कोई चेंज नहीं होता। फिर थर्ड है अति परासरण दाबी विलयन। उसमें जो विलयन होगा वो विलयन किस प्रकार का होगा? सांद्र विलयन होगा। सांद्र विलयन का मतलब जिसमें जल की मात्रा क्या है? कम है, और अन्य जो पदार्थ हैं जैसे कि शक्कर ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो शक्कर की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा कम है। तो वहां पर क्या होगा? जो भी कोशिका के अंदर जो जल होगा वह जल कहाँ पर चला जाएगा? बाहर की ओर आ जाएगा, और जो कोशिका होगी वो अपने आकार को क्या कर लेगी? सिकुड़ लेगी, सिकुड़ जाएगी। तो उस दाब को हम कहेंगे अति परासरण दाब कहेंगे, और जो विलयन है वो विलयन क्या कहलाएगा? अति परासरण दाबी विलयन कहलाएगा। तो नेक्स्ट अति परासरण दाब विलयन या दाबी विलयन। अति परासरण दाबी विलयन, अति परासरण दाबी विलयन। तो जब कोशिका को सांद्र विलयन का मतलब यहां पर हम क्या कह रहे हैं? जल कम व शक्कर अधिक। जब कोशिका को सांद्र विलयन में रखा जाता है तो कोशिका के भीतर से जल बाहर विलयन में आ जाता है। विलयन में आ जाता है और कोशिका
सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। इस विलियन को अति परासरण दाबी विलियन कहते हैं। देखिए, जब कोशिका को शांत विलियन में रखा जाता है तो कोशिका के भीतर से जल जो होता है बाहर निकल जाता है, विलियन में आ जाता है और कोशिका का आकार होता है वो सिकुड़ जाता है। इस विलियन को हम क्या कहते हैं? अतिपरासरण दाबी विलियन कहते हैं। और जो दाब लग रहा है वो अतिपरासरण दाब कहलाता है। तो जो विलियन होता है, परासरण दाब के आधार पर जो विलियन होते हैं 3 प्रकार से हो जाते हैं। अल्पपरासरण दाबी विलियन कहलाता है, दूसरा है समपरासरण दाबी विलियन कहलाता है और थर्ड है अतिपरासरण दाबी विलियन। तो इन तीनों विलियन क्या है आपने अध्ययन किया है। परासरण के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अल्पपरासरण दाबी विलियन, समपरासरण दाबी विलियन और अतिपरासरण दाबी विलियन। तो उसी के आधार पर जो कोशिका होती है, कोशिका से जो अंग होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो अंदर से बाहर आते हैं या बाहर से अंदर की ओर पहुंचते हैं। वो किसके माध्यम से हो सकता है? या तो मिश्रण की क्रिया के माध्यम से हो सकता है या परासरण के माध्यम से होता है। तो आपको समझ में आया होगा। जितनी भी अभी तक हमने कक्षाएं की हैं, वीडियो आपको दिखाए हैं, तो अपेक्षा ये है कि आप अधिक से अधिक इनको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।